को सीधे लिए चलते हैं। बाल श्रम दिवस है और उसको लेकर सीएम गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, श्रम दिवस है। इस मौके पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया और मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिस रूप में अपने विचार प्रकट किए हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, चुनौती है बहुत बड़ी देश के सामने और प्रदेश के सामने। अगर देश में 3 करोड़ से अधिक लोग बाल श्रमिक हैं तो राजस्थान में 27 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अभी हमारे साथियों ने कहा कि राजस्थान देश के 2-3 राज्यों में आता है जहाँ पर समस्या सबसे अधिक है। तो ये अपने आप में चुनौती हमारे सामने भी है और समय समय पर राज्य सरकार राजस्थान ने भी कई कदम उठाए हैं, कई कानून पास किए। अभी जिक्र किया मंत्री जी ने उसका, मैं उसमें वापस रिपीट नहीं करना चाहूँगा। निदेशालय बना दिया, बाल आयोग बना दिए, जिला स्तर तक नेटवर्क बन गया, जिला कलेक्टर कई कमेटियों की अध्यक्षता कर रहे हैं और 1915 के अंदर भी पुनर्वास का कानून बन गया बाल श्रमिकों का। और उसके बाद में 1986 के अंदर कानून बन गया किस प्रकार से बाल श्रमिकों की रोक लगे, जब राजीव गांधी थे प्राइम मिनिस्टर तब से ही। तो ये समय समय पर प्रयास तो हुए हैं, परंतु उसके बावजूद भी कैलाश सत्यार्थी जी बैठे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है और जिसके लिए नरेंद्र ने कहा कि लंबे समय से ये बचपन बचाओ आंदोलन को चलाते आ रहे हैं। ये इतना सेंसिटिव मामला, ये इतना संवेदनशील मामला कोई कल्पना नहीं कर सकता। आप इसको इस रूप में लें कि किसी परिवार का एक बालक गायब हो जाए, गुम जाए, तो उस परिवार में क्या बीतती है। और जब गायब हो जाता है या तस्करी हो जाती है उसके बाद में उस बच्चे के जीवन में या उस बच्चे को किस रूप में यूज किया जाता है, बाल श्रमिक के रूप में या एंटी सोशल एलिमेंट बनाने के लिए या और कोई तरीके से, तो उस माँ बाप को मालूम नहीं होता है, वो ढूंढते रहते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जहाँ सालों से पुलिस ढूंढ रही है, हाईकोर्ट तक के जाते हैं और आप ढूंढ नहीं पाते हो। तो ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पर जितनी रिसर्च करें उतना कम है, क्योंकि ये कोई संख्या बताने से या हम जो अभी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, मैं कैलाश सत्यार्थी जी पता नहीं वो क्या सोचते होंगे। मेरा मानना है कि ये हम कितने साल कोशिश करते आए हैं और अगले साल लो 50 साल काम कर लो उसके ऊपर, तब भी ये संख्या बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, जब तक कि इसके मूल समस्या में नहीं जाएंगे हम लोग। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे इसका हल क्या हो सकता है, और हल क्या हो सकता है, जो हालात है देश के, जो हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं, जहाँ पर हमको विकसित राष्ट्र है नहीं, तो जो मजबूरियाँ हैं, मजबूरियों को नहीं पहचानेंगे हम, उन मजबूरियों को दूर नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ये बाल श्रमिक की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाए। बाल श्रम हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे बालकों के प्रति हिंसा हो, किस रूप में ये समस्या है हम सोच सकते हैं। बाल विवाह भी होना, क्या बचपन के अंदर गोद में लेके विवाह हो रहे हैं, और राजस्थान तो उसके अंदर बहुत अग्रणी है। तो ये सब समस्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए मेरा मानना है कि इसको बहुत ही गहराई से जाने जा सकता है, और मैं अनुभव करता हूँ कि इसमें जितनी सरकार की भूमिका है उससे बड़ी भूमिका एनजीओ की हो सकती है। जैसे कैलाश सत्यार्थी जी ने एनजीओ बनाया और रिकॉग्नाइज किया उनको दुनिया ने, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम एनजीओ किस प्रकार बनाएं इन
बाल श्रमिकों को लेके, बालकों की समस्याओं को लेके अधिक से अधिक एक नेटवर्क पैदा करें पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, और सरकार का उनको प्रोटेक्शन मिले, संरक्षण मिले, सहयोग मिले। खाली एनजीओ बनाने का काम नहीं चला। एनजीओ तो बहुत काम करने बेचारे, अच्छा काम कर रहे हैं, पर उनकी एक लिमिट होती है काम करने की। जब तक सरकार उसको सहयोग नहीं करे, एक प्रकार से सरकारी स्पॉन्सर टाइप एनजीओ हो, सरकार का सहयोग मिले सब तरह से उनको, जो उनकी आवश्यकता है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे वो और ढंग से पुलिस का प्रोटेक्शन चाहिए उनको, उनके अपने काम करने के अंदर, सब तरह से उन एनजीओ को उस रूप में सशक्त करें, ऐसे एनजीओ बने और वो जन जागरण अभियान चलाए। ये समस्या और ढंग की समस्या है। कुछ लोग कहते हैं साहब कि परिवार वाले खुद ही भेज देते हैं बच्चों को। बिल्कुल हकीकत है ये। क्यों भेजते हैं? कई लोग तो पैकेज दे देते हैं परिवार वालों को, आदिवासी लोगों के अंदर गुजरात भेज देते हैं। तो जो हम भेजते हैं उसी ढंग से यूपी में, बंगाल में, पंजाब से, दिल्ली से, जहाँ से बच्चे आते होंगे, उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं। पूरी यूपी भरी हुई है, ये बाल श्रमिक वहाँ पे काम करते हैं। राजस्थान में अभी बताया कि किस प्रकार से कितने तरह के उद्योग हैं यहाँ पर, जो जैम पॉलिशिंग, आरा तारी, कारपेट बनाने के लिए, इन भट्टों के लिए, घरेलू काम काज, कचरा बीनने, भिक्षावृत्ति, बीड़ी उद्योग, खदाने, कृषि कार्यों में, चाय की थड़ियों पे, ढाबों पे। आप सोच सकते हैं कि ये तो भरे पड़े हैं और कोई कोशिश करने में कमी नहीं रखता डिपार्टमेंट भी, पर कोई कर सकता है? ये संभव है कि जितना नाम मैंने लिया, सब जगह लाखों जब मानते हैं, 27 लाख लोग काम करते हैं, क्या 27 लाख लोगों तक हमारी पहुंच है क्या? या पहुंच सकते हैं क्या? चाहते हुए सरकार पहुंच सकती है क्या? अब हम लोग पहुंच सकते हैं क्या? तो जब तक ये जागरूकता ही नहीं हो कि जिसमें इस तरह बच्चे ये काम करने में आगे आए ही नहीं, ये स्थिति कैसे बने? और वो जब तक सक्षम नहीं होगा परिवार, तो इससे जुड़ा हुआ है आर्थिक स्थिति यदि परिवार की ठीक नहीं है तो कई परिवार वाले खुद भेजते। कानून कहता है कि आप बच्चों का श्रम नहीं करवा सकते हो। परिवार कहता है मेरे तो पेट की मजबूरी है, मैं तो इनको बच्चों को भेजूंगा, और भेज रहे हैं बिना डिक्लेयर किए हुए। ये जो स्थितियाँ हैं, इन स्थितियों को पहचान करके जब तक हम लोग उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे या कुछ सोच डेवलप नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के मुल्कों की स्टडी नहीं करवाएंगे कि किस दुनिया के मुल्क में बाल श्रम नहीं है, वहाँ क्या क्या उपाय किए गए हैं, या किस तरह का श्रम होता है, कम होता, ज़्यादा होता है, ये तो डिपेंड करेगा सर्वे पर। अगर इस लेवल पर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो मैं समझता हूँ कि रास्ता कुछ मिले हमें भी। वरना मैं तो जब खुद आप समझ लीजिए 32 साल पहले मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था केंद्र सरकार में, तो टेक्सटाइल का और बाल श्रमिकों का बहुत बड़ा संबंध है। मैंने जो यूपी का नाम लिया आपको, कारपेट, गलीचे, जो भी समस्या आती है सब उसी में आती है, और वहाँ पे बाल श्रमिकों की संख्या बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी थी। तब से मैं तो देख रहा हूँ। तो आज ये जो समस्या है, ये बहुत मैं बधाई दूंगा संगीता बेनीवाल को, डिपार्टमेंट के दोनों सेक्रेटरीज को, कि आपने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पे आज जो अंतर्राष्ट्रीय ईयर भी है, जिसके लिए कहा गया कि इसको एलिमिनेट कैसे करें, तो यूएन ने सोच समझ के इसके लिए इसको चुना है, और इसमें हमारे कैलाश सत्यार्थी जी का योगदान भी है। उनके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। हमें गर्व है कि वो उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में रहना पसंद किया मैंने कोविड के वक्त में। ये तो बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है राजस्थान सरकार को तो है ही है, पर साथ में यहाँ के डॉक्टर्स को, यहाँ के मेडिकल फैसिलिटी को, यहाँ के मैनेजमेंट को, जो कोविड का मैनेजमेंट हुआ है उसमें सब विभागों का, सब अधिकारियों का, सब एनजीओ का, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का,
आम जनता का जो माहौल उन्होंने बनाया सबको साथ लेके चलने का, उसका परिणाम है कि यार शानदार व्यवस्था रही। कहाँ दिल्ली का राजस्थान, और कैलाश सत्यार्थी जी दिल्ली के रास्ते आके राजस्थान रहे, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, कोई ऐसा हाई पावर कमेटी बनाए, इसके लिए कमेटी बनाए, छोटी कमेटी बनाए जिसमें एक्सपर्ट लोग हों, और वो तय करे, अपनी रिपोर्ट तय करे, रिपोर्ट बनाए इसके लिए अलग से कि हम राजस्थान को मॉडल स्टेट कैसे बना सकते हैं। हमारी रिपोर्ट ऐसी है जो हमारे तो काम आया है, पूरे देश में काम आए। अगर हमारा एक बंदा यहाँ काम करता करता नोबेल पुरस्कार तक प्राप्त कर लिया कैलाश सत्यार्थी ने, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ऐसा काम करें देश के अंदर कि जो कैलाश सत्यार्थी जैसे आदमी हमारे बीच में व्यक्तित्व हैं, तो क्यों नहीं हम इसमें लीड लें, जिसमें दो बातें हो जाएगी। तुम 2-3 नंबर में आए हुए हैं देश के अंदर, वो स्टिग्मा है बहुत बड़ा। ये बाल श्रम कोई सामाजिक बुराई नहीं खाली, ये एक प्रकार से बहुत बड़ा कलंक है। ये बाल बच्चों को आप जिंदगी उनकी इतनी लंबी पड़ी रहती है, उसको आप समाप्त कर देते हो बाल श्रमिक के रूप में। ना वो पढ़ाई कर सकता, ना वो कोई उसके जो मानव संसाधन पैदा हो सकता देश के लिए, या जो भगवान ने उनको एक अवसर दिया है, पता नहीं वो अपने, अगर उसको अवसर मिले तो पता नहीं उनमें से कौन आदमी कहाँ पहुँच जाए, कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर दे देश के लिए, समाज के लिए, वो सब समाप्त हो जाता है। बचपन जिसका बिगड़ जाता है तो आप सोच सकते हो उसमें फिर क्या स्थिति रहती होगी। ये स्थिति जो है, गोद लेने वाली बात भी आपने कही, तो रोज अभी विज्ञापन भी आ रहे हैं केंद्र सरकार के भी, और हमें भी चाहिए कि हम लोग भी उसका प्रचार करें कि कोविड के अंदर जो ऑर्फन हो गए बच्चे, उनको सीधा कोई गोद लेने की बात नहीं करें, कानून की प्रक्रिया अडॉप्ट करें, जिससे कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और हमने अभी 100 करोड़ रुपये रखे हैं पंडित नेहरू के नाम से, उसका उपयोग कैसे हो ढंग से, उसके लिए समीर शर्मा जी और पवन बैठे हैं। ये लोग सोचेंगे कि किस प्रकार से हम, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो चाचा नेहरू ही कहलाते थे, उनकी जो भावना थी बच्चों के लिए, उनकी जो सोच थी बच्चों के लिए, इसीलिए पंडित जी को आज भी बच्चे याद करते हैं। तो उनकी जो सोच थी उसको आधार बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, बाल श्रम भी रुकेगा, बालकों का भविष्य भी उज्जवल बनेगा, ये हम सबका प्रयास होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विषय पर तो जितना कई तक काम है, परंतु मेरा मानना है कि राज्य सरकार प्रयत्न कर रही है, वो अपनी जगह ठीक है। और अभी हमने एक प्रयोग अच्छा किया राजस्थान के अंदर, जहाँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया। इसके माध्यम से जो मुझे आंकड़े दिए गए कि 2021 जनवरी तक जो है सभी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, तो 8,10,000 बच्चों को उपचार के लिए रेफर किया गया। मतलब आप कल्पना करें कि राजस्थान में 3 साल ये अभियान चला, उसमें 8,10,000 बच्चों के को मालूम जानकारी प्राप्त हुई कि ये कोई प्रॉब्लम इनको है। उसमें 6 लाख बच्चों का इलाज भी हुआ, 1,734 बच्चों की सर्जरी हुई हार्ट की। तो आप सोचिए, अगर ये सर्वे नहीं होता, हार्ट सर्जरी टाइम पे नहीं होती, पता नहीं ज़िंदगी में उनको कब तक जिंदा रहते। और 1,724 बच्चों की अन्य सर्जरी हुई। तो ये ऐसे प्रयास लगातार चलते रहने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अभी टीकाकरण बराबर होता रहता राजस्थान के अंदर भी, टीकाकरण में तो मैं समझता हूँ कि हमें पूरी इंटरेस्ट लेना ही चाहिए बच्चों के लिए। और जो जो अभियान बच्चों के लिए चल रहे हैं उसमें तो सरकार पीछे नहीं रहेगी, पर सवाल इस बात का आता है कि जब तक हम लोग समस्या के मूल में नहीं जाएंगे, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, उसमें जो हमारे पास इतने साधन नहीं है, मान लीजिए, तो तरीका ये कि हम परिवारों में जागरूकता का अभियान चालू करें
किस प्रकार बच्चों को उनको रखना है, सरकार क्या मदद कर सकती है। ऐसे गरीब बच्चों के लिए हम कई योजना चला रहे हैं, जैसे पालनहार योजना है, 5 लाख बच्चे करीब उसमें मेरे ख्याल से जुड़े। 5 लाख बच्चे जुड़ना बड़ी बात है। तो इसी रूप में हमने जो ये अभियान चालू कर रखा है, कोई न कोई योजना बनती जाए जिससे कि हर परिवार के पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस रहे कि सरकार हमारे बच्चों का ख्याल रखने के लिए सक्षम भी है, उनकी इच्छा शक्ति भी है, योजना बना रही है और कमिटमेंट सरकार का है। ये अगर एहसास परिवार को होगा तो वो परिवार खुद तो कभी नहीं चाहेगा मेरा बच्चा कहीं जाए। बाकी बात रही है कि तस्करी की, या वो फिर पुलिस प्रशासन का काम है, वो अपना काम करेंगे। और हम लोग अभियान कितने चला लो बोले आप, जो बाहर के बच्चे आते हैं, लाखों बच्चे काम कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं, अभियान तो चला के थोड़ा बहुत हम लोग कोशिश कर सकते हैं। जैसे संगीता जी ने अच्छा काम किया है, और ये गुजरात बच्चे गए दक्षिण से, तब भी अच्छा काम किया। तो छोटे मोटे प्रयास हम करते जाएंगे, जो हमारी सरकार हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन हो। परंतु ये काम इतना बड़ा है कि जब तक हम लोग इसके लिए नीतिगत फैसला नहीं करेंगे, तब तक ये काम जो है मैं नहीं समझता कि कभी भी पूरा होने वाला काम है। कुछ बच्चों को आप रिहेबिलिट करेंगे, कुछ बच्चों को आप छुड़ाएंगे। हम लोग संतुष्ट तो हो नहीं सकते उससे, क्योंकि जितना छुड़ाएंगे उससे डबल चले जाएंगे वापस उसके अंदर। ये प्रक्रिया जो है रुकनी चाहिए। इस पे मैं समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी कोई कमेटी बना के इसमें काम करे। अभी जो कोविड की समस्या आई है, इसके लिए भी सरकार ने एक्सरसाइज करी है, और मैं चाहूँगा कि ये जो उसमें बाल हमने अनाथ बच्चों को लिया है, अनाथ बच्चों को किस प्रकार से अभी से ही कैसे उनको पैकेज मिले जिससे कि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। बल्कि मैं यहाँ से चाहूँगा डिपार्टमेंट जो इन अनाथ बच्चों को जो पैकेज दे रहे हैं हम लोग, उसके उन बच्चों को रजिस्टर्ड करे अपने डिपार्टमेंट के अंदर, और जो पैकेज दिया जा रहा है उसका कैसे वो उपयोग करेंगे वो गाइड भी करें। उनके लिए गाइडलाइन अलग निकाले, क्योंकि एक कहना चाहिए कि कोविड महामारी है, ये विश्वव्यापी महामारी है। और इसमें ये कोविड, इस मौके पर ये भी कहना चाहूँगा आप सबको, आप खुद का ध्यान रखें, खुद के परिवार का ध्यान रखें और पब्लिक का ध्यान रखें। क्योंकि ये कोविड जो नया आया है B16172, जिसका नाम रखा है WHO ने डेल्टा, अभी 2 दिन पहले जानकारी मिली। एक बहुत ही ये खतरनाक तरीके घातक तो पहले महसूस हो ही रहा था हम लोगों को, जब ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा पूरे देश के अंदर प्रदेश में। परंतु अब तो साइंटिफिक रूप से सिद्ध हो गया है कि ये कोरोना बहुत घातक है। इंग्लैंड में, अमेरिका में भी गया है, कुछ वहाँ पे संख्या में वहाँ बहुत तेज़ी से फैलने लग गया है डेल्टा। ये आपके कई तरह की आशंकाएं पैदा कर रहा है कि ये एक प्रकार से वैक्सीन को ही बाईपास कर देता है, या वैक्सीन की इफेक्टिविटी कम कर देता है। ये सब बातें आ रही है। वो तो टाइम बताएगा कि इसमें स्थिति क्या बनती है, परंतु फैलता बहुत तेज़ी से है, घातक है, मृत्यु दर ज़्यादा है, हार्ट और लंग्स को इफेक्ट जल्दी करता 2-3 दिन में। पहले वाला लहर थी उसमें तो 5-10 दिन लगते थे, ये तो 3-4 दिन लेट आया आप अगर अस्पताल में, और सीधा CT स्कैन कराया, मालूम पड़ा आप तो 25 में स्कोर आ गया, आपके 10 आ गए, 15 आ गए, 20 आ गए, 25 आ गए, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। तो आप सब इसका ध्यान रखें। और इन बच्चों के लिए मैं चाहूँगा कि ये जो आज का दिन हमने चुना है, तभी मैं समित शर्मा कहूँगा हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, तो वो इसको पूरा पढ़ के सुना दे इसको पैकेज को। और ये पैकेज जो है बाद में मैं समझता हूँ इसकी मॉनिटरिंग करना जरूरी है। कम से कम बच्चे जो है ऑर्फन, इनका मॉनिटरिंग करना जरूरी होगा, ये दिमाग में रखें। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमारे मंत्री जी ने कहा, जोली साहब ने भी और यादव साहब ने भी, कि हम सब एक संकल्प लें कि बच्चों के लिए हम जिंदगी में जहाँ हमें मौका लगे
वहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में हमारा प्रयास होना चाहिए। ही बात कहता हूँ मैं, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।